धुरंधर सर, आई एम पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। वो फोटो हम दिखा नहीं सकते हैं। नहीं, मैं दूर से दिखा दूंगा। असलियत गालवान में हमने दिखाई है एंड चाइनीज की बत्ती बना दी थी उन्होंने बुरी तरह। इनफैक्ट सलमान खान की फिल्म गालवान का भी नाम चेंज हो गया है। ईपी थे उनके, राहुल गांधी। आप कितना ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं इस पिक्चर में? देखो विक्रम, इसमें ऑथेंटिसिटी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, फ्लैम्बॉयंसी एंड स्वैग डालना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो वो डालना पड़ता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट 26/11 आपके साथ हुआ, आप विटनेस हो, डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप विटनेस हो, IC 814 हुआ, क्या नहीं हुआ। बाहर के दुश्मन तो हम देख लेंगे, अंदर के दुश्मनों से डर लगता है। यस, देयर इज अ पर्सन हु एग्जिस्ट। सब देश ऐसा काम करते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी। तो आप ऐसे नहीं उठा के किसी को टॉम डिक एंड हैरी को स्पाई बनाते, आप पहले उसका IQ चेक करते हो, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब 26/11 हुआ था, हमजा को पता लग गया था, बट उसको डेट नहीं पता चली थी। ये दिल मांगे मोर। तो ये दिलेर लड़का था। मैं तो इसको 21 दिन इसके साथ रहा हूँ। शूट करते करते हमें पाकिस्तान के आर्टिशियल के राउंड भी मिले वहाँ पर। पाकिस्तान का काफ़ी बुरा हाल है, बहुत गरीबी है उस देश में, बहुत बेरहमी से वहाँ की आर्मी उनके साथ बर्तालाव करती है। जंग छिड़ी हुई है। ईरान एक बहुत तगड़ा देश है, वो 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। ईरान जिद्दी देश है। वही हम हंसते हैं कि वो 80 साल के लोग ने बेचारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। वहाँ का लीडर 70 का, उसका लीडर 80 का। दे हैड देयर ईगो। दुनिया का 20 to 30% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, ईरान से आता है। 3 हफ्ते हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता चल सकती है। इसके बाद अगर चली तो पूरे वर्ल्ड में प्रेशर आ जाएगा। हमारी लड़ाई थी ऑप सिंदूर, बहुत मैच्योर लड़ाई थी। हमने 2-3 दिन में ठोक ठाक के बंद करा दिया। ये 3 देशों की लड़ाई है, लेकिन इसके लपेटों में बाकी क्यों आए? क्योंकि वहां पर एयर बेसिस थे US के। उनकी दुश्मनी ये थी कि पेट्रो डॉलर्स में जाना चाहिए। यही लड़ाई थी, एक प्रेसिडेंट की जिद थी। उसके कारण अब उनको समझ नहीं आ रहा, उनका जो नैरेटिव है, जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, उनको उल्टी पड़ गई है। यूरोपियन यूनियन को बड़ी प्रॉब्लम आ रही। जो यूरोपियन देश हैं, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, दे डोंट ग्रो मच, दे डोंट मैन्युफैक्चर मच। जो हिंदुस्तान बनाता है, इनके पास कहाँ है? जो देश तैयार है भूखा रहने को, घास खा के लड़ाई लड़ने को, आप उनसे क्या लड़ सकते हो? आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिका, रशिया 10-10 साल रहे हैं, क्या अचीव कर पाए? एक लीडर गया, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा गया, तीसरा खड़ा हो गया। उन्होंने ऐसे 10 लीडर तैयार कर रखे हैं। 8 बार SSB रिजेक्ट हूँ मैं। तो मैंने का मौका मिल रहा है वर्दी पहनने का, तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन जंगें शहीद होकर नहीं जीती जाती हैं, जंगें शहादत लेकर जीती जाती हैं, जंगें दुश्मन को मार के जीती जाती हैं। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमसे संवाद करने एक ऐसे फौजी आए हैं जिन्होंने फौजी जिंदगी के अलग अलग आयामों को पूरी शिद्दत से जिया है, और अब रिटायर होने के बाद भी हम तक फौज की जिंदगी अच्छी तरह से पहुंचे, ऑथेंटिक तरीके से पहुंचे, ये जिम्मा उन्होंने उठा रखा है। कर्नल भूपेंद्र शाही जी, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर आर्मी के अंदर भी NSG, फिर आपने एज एन इंस्ट्रक्टर भी काम किया हुआ है फौज के अंदर, और अब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड को कि फौज को कैसे ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट किया जाए। ये जो पूरी जर्नी रही है, कहाँ से शुरू हुई? क्या ये NDA से शुरू हुई, या ग्रेजुएशन के बाद शुरू हुई, IMA से शुरू हुई, वहाँ से लेकर और धुरंधर तक वो जर्नी कैसे पहुँची? आपको बता दूं कि धुरंधर जो फिल्म आपने देखी है, उसमें कर्नल साहब आर्मी कंसल्टेंट थे। मतलब फौज के बारे में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया जा सके, उस चीज़ के लिए सेट पर कर्नल साहब रहते थे, डायरेक्टर को कंसल्ट करते थे। तो वहाँ तो हम जाएंगे ही जाएंगे, ऑफ कोर्स। वो सब लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं कि एक एक्स फौजी, एक रिटायर्ड फौजी फिल्म सेट पर क्या करता है। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा वार्म अप हो लिया जाए, और आपकी जो उससे पहले की जो एक्साइटिंग लाइफ है, जो सर्विस लाइफ है, और सर्विस लाइफ से पहले भी जो कैडेट लाइफ है, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कहाँ जन्म हुआ, क्या लाइफ रही? थैंक यू विजय विक्रम सिंह फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। इनफैक्ट इट्स एन ऑनर कि मैं आपके सामने फिर एक मौका मिला। हम
करीब लगभग 1.5-2 साल बाद फिर मिल रहे हैं। जी हमने एक फिल्म में काम किया था इकट्ठे, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई। जी। मैं तो आपको पहले से जानता था, मतलब मैं आपकी आवाज़ से वैसे ही वाकिफ। मुग्ध हो रखा था। अरे बाप रे, ओके। हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट मेरे रिलेशन कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। इनफैक्ट मैं एक बार कनाडा गया था तो वहाँ पर आप ही का शो चल रहा था और आप ही की आवाज़ चलती थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे वो मौका मिलेगा और मैं आपके सामने बैठूंगा, आपके साथ काम करूंगा। सो मेरा सब व्यूअर्स को जय हिंद एंड इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। हाँ जी, ये एक बड़ी अच्छी जर्नी है मेरी, बहुत खूबसूरत जर्नी है। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में सबके लगे रहते हैं। सो जैसा हम अभी कैमरे के पीछे भी बात कर रहे थे कि नेवर गिव अप इन लाइफ। सो एक सैनिक था, सैनिक का बेटा था, तो बहुत शौक था फौज में जाने का और फौज में गया एंड इन्फेंट्री ज्वाइन की। इन्फेंट्री मेरी चॉइस थी। मेरे को एक्शन और काम इस तरह का पसंद है जहाँ पर थोड़ा आप फिजिकली फिटनेस ज़्यादा रहें, जहाँ आप हथियार के साथ उठना बैठना आपका ज़्यादा हो, उसका खोलना जोड़ना उसके बारे में जानकारी ज़्यादा हो। एंड यूनिफॉर्म का तो मुझको बचपन से ही शौक था, बिकॉज फादर फौज में थे, दादाजी फौज में थे, वो पंजाब रेजिमेंट से थे दोनों, और जो दादाजी थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में शहीद हुए थे। सो मेरे पिताजी भी पंजाब रेजिमेंट में थे, वो जवान के तौर पर आए थे, फिर उन्होंने कमीशन लिया, ही बिकेम एन ऑफिसर। सो ऑफिसर से रिटायर हुए। सो मैंने डायरेक्ट एंट्री हूँ, मैं OTA से पास आउट हूँ एंड आई जॉइन जैक राइफल्स एंड आई स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम माई पोस्टिंग टू जोशीमठ, सियाचिन एंड इस तरह के सारे असाइनमेंट किए, कोई असाइनमेंट छोड़ा नहीं। कश्मीर किया, लद्दाख किया। लद्दाख में तो बल्कि 8 साल रहा हूँ, मैंने 8 विंटर्स लद्दाख के झेले हुए हैं। सो मैं अपनी रेजिमेंट के साथ रहा हूँ, लद्दाख स्काउट के साथ रहा हूँ, स्टाफ अपॉइंटमेंट में रहा हूँ, आर्मी वॉर कॉलेज में रहा हूँ, रेजिमेंट सेंटर में एज इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। जैसे मेरे से अभी किसी ने पूछा था मेरा बॉलीवुड में किस तरह आया, तो मेरी पहली मुलाकात कैप्टन विक्रम बत्रा से जब वो ऑफिसर बन के नया सेकंड लेफ्टिनेंट जैकरिफ सेंटर जबलपुर में आया था, तब मेरी मुलाकात हुई। मेरे वो अंडर स्टडी थे 4-5 ऑफिसर जो आए थे एंड मेरा काम था उनको जो रेजिमेंट से ओरिएंट कराना, जो रेजिमेंट है हमारी, जैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ, उसके बारे में ओरिएंट कराना उनको। हमारे जो रिक्रूट ट्रेनिंग करते हैं 9 महीने की वहाँ पर सेंटर में, उसके बारे में जानकारी देना उनको, उनके साथ फिजिकल फिटनेस के साथ मैच कराना, उनको बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट जो सीख के आए हैं उसके साथ सिखाना। तो इस तरह का नॉर्मल रूटीन था, प्लस रेजिमेंट हिस्ट्री सिखाना। मैं एक सवाल आपसे, क्योंकि विक्रम बत्रा साहब की बात, शहीद विक्रम बत्रा साहब की बात हुई, परमवीर चक्र, जी परमवीर चक्र, सोल, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। जिन लोगों को नहीं पता है, कारगिल लड़ाई के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर्स में से एक शहीद विक्रम बत्रा थे, परमवीर चक्र, जिन्होंने कई पहाड़ियों पर कब्जा करवाया और आखिरी जो उनकी तोदोलिंग थी, नहीं 5140 जहाँ पर वो शहीद हुए थे। 4875 एंड 5140 दो पहाड़ियों पे थे वो जी। और आज भी डेल्टा बारे में कंपनी मैं बात करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड हीरो रहे हैं। 99 में जब उनकी डेथ हुई थी, तो मेरी एक डायरी है उस समय की, जिसमें उनके सारे कटिंग, जितनी मैगजीन मिल सकती थी, जितनी न्यूज़पेपर कटिंग मिल सकती थी, जितनी इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल सकती थी, वो सब उस डायरी में आपने रखी हुई है, बंद है, कमेंडेबल्स। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आज भी इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा सा मैं, कि टू एवरी मैन डेथ कम्स बट वंस, and how can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his father and the temples of his God. आपने ब्यूटीफुल, दैट्स ट्रू जी, शहीद विक्रम बत्रा जी की बात करी। उन्हीं पर एक फिल्म बनी है शेरशाह, और उनको शेरशाह के नाम से जाना जाता था। सॉरी सर, मैंने आपको कट किया। नहीं सर, वो तो हम अच्छे चैप्टर पर आ गए। अभी जैसे हमारे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं जो 99 के बाद बॉर्न हुए हैं, बिकॉज ये तो 24 साल के जब शहीद हो गए थे। बताइए, 24 साल की उम्र में ये उनकी पहली पोस्टिंग हो सोपोर से वो आगे सीधा इनको ऑपरेशन में लॉन्च कर दिया था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। सो ये दिलेर लड़का था, मैं तो इसको 21 दिन इसके साथ रहा हूँ। दिलेर था, बहुत इंटेलिजेंट था, शार्प लड़का था, फटाफट इन्फॉर्मेशन लेके ग्रास्प करके सीख जाता था।
एंड और वो कहानी भी बता दीजिए, ये दिल मांगे मोर वाली जो कहानी थी। ये दिल मांगे मोर की ये कहानी है कि ये एक तो जैसे शेरशाह कैसे नाम पड़ा उसका, जी। शेरशाह एक कॉल साइन होता है। जी, अच्छा। जैसे आप विक्रम हो, मैं भूपिंदर हूँ, सो आप रेडियो सेट में अपना नाम नहीं लेते हो, आपका एक नाम होता है। जी, सो यू आर इन अल्फा कंपनी, आई मीन ब्रावो कंपनी, ऐसे 4 कंपनियां होती हैं एक इन्फेंट्री बटालियन में। सो उसमें वो डेल्टा कंपनी में थे, तो उनका कोड वर्ड था शेरशाह। सो जब जनरल जोशी, नाउ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, जो नदन आर्मी कमांडर भी रहे, जो उनके सीईओ थे, सो उस दौरान ये जब उन्होंने पहला ऑब्जेक्टिव कैप्चर किया, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला था, उनका कॉल सक्सेस सिग्नल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया लड़के को कलर ब्लाइंडेड है, जी, जी, श्रोता को बताने के लिए हमको एक चाय पिलाने लड़का आया था अभी राजस्थान का, गुलजार नाम है उसका। जी, गुलजार। सो वो बता रहा था कि बिफोर द कैमरा कुड स्टार्ट हम बातें कर रहे थे उससे कि मैं फौज में गया, मैं मेडिकली अनफिट हो गया। सो क्यों अनफिट हुआ? क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड था। सो वो कलर ब्लाइंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको 6/6 आंखें होनी चाहिए, जो टू बी फिजिकली मेंटली वेरी फिट टू ज्वाइन द आर्मी। सो उस लड़के को मैं ही समझा रहा था कि कलर ब्लाइंड का क्या महत्व होता है। तो इसलिए जब सक्सेस सिग्नल होता है, सो एक आप कोड वर्ड देते हो, जैसे आपने रेड ओवर ग्रीन फायर कर दिया, तो उसका सक्सेस सिग्नल था ये दिल मांगे मोर। क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसा ऑफिसर था जो वो एक पहाड़ी चोटी पकड़ के रुकने वाला नहीं था। वो डीप इनटू पीओके घुसना चाहता था, वो पीओके कैप्चर करना चाहता था। तो इसीलिए उसका सक्सेस सिग्नल था ये दिल मांगे मोर, जो उसने खुद अपने जनरल साहब को दिया था। उस टाइम कर्नल साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी उनके सीईओ साहब थे। सो दिस इज हाउ ये दिल मांगे मोर आया। उसके बाद जब वो टीवी इंटरव्यू हुआ बरखा दत्त के साथ, सो ये वायरल हो गया ये दिल मांगे मोर। तो उस पिक्चर में हमने दर्शाया बल्कि वो मेरी पहली फिल्म थी एज अ मिलिट्री एडवाइजर, शेरशाह। उसी फिल्म से मैं बॉलीवुड में मैंने कदम रखा। अच्छा, दिस इज हाउ आई केम इनटू बॉलीवुड। सर बॉलीवुड का जिक्र बड़ी जल्दी आ गया, हमने तो अभी आपकी लाइफ को टच ही नहीं किया, हमें तो अभी बॉलीवुड पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो ये बाई एक्सीडेंट आ गए हम लोग। नहीं, मतलब वो तो आना ही था, वो बाय एक्सीडेंट। जब शेरशाह साहब की बात हो रही है, जब विक्रम बत्रा साहब की बात हो रही है, तो आ ही जाएगा। यस। लेकिन पहले तो फिल्म से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ, क्योंकि जिस इंसान ने इन्फेंट्री में रहकर फ्रंट पर गोलियां फेस करी हों, जिस इंसान ने ऐसा ब्लैकेट कमांडो, आप ब्लैकेट कमांडो आर सपोज्ड टू बी द डेडलीस्ट। यस, वी आर द एलीट। द एलीट। या द एलीट। वो एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। तो जो फौज में आप गए, कमीशन हुए, कमीशन के बाद कहाँ पहुँचे, और फिर ये ब्लैक कैट कमांडो की जो ट्रेनिंग थी उसके बारे में कुछ बताइए। मैं इसको ना आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो, फौज का तो हो गया, वी इन्फेंट्री ज्वाइन की, आप 2 साल पीस में जाते हो, 2 साल फील्ड में जाते हो, फिर आर्मी आपको अपग्रेडेशन कराने के लिए कोर्सेज कराती है, आप यंग ऑफिसर्स को करते हो, आप स्पेशल वेपन्स का कोर्सेज करते हो। सो इसमें आपको अपग्रेड होना पड़ता है। बहुत लोग जाते हैं फौज में कि पढ़ाई नहीं होती, फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। यू कैन ओनली राइज अप इन द आर्मी इफ यू आर गुड इन स्टडीज एंड यू डन वेल ऑन योर कोर्सेज। अगर आप जो कोर्सेज करते हो आप अच्छी ग्रेडिंग लेनी है और आपने फर्स्ट 10-20 ऑफिसर्स में आना, तभी आप ऊपर जा सकते हो। बिकॉज आपको चाहे कितने भी चक्र मिल जाएं, उस पर प्रमोशन नहीं बेस्ड होता आपका, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे प्रमोशन बेस्ड होता है। बिकॉज जैसे जैसे आप सीनियर बढ़ते रहते हो, आपकी लड़ाई एक छोटे से सेक्टर में नहीं रहती, आप स्ट्रैटेजिकली वॉर लड़ते हो। तो इसलिए आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको हर सब्जेक्ट के बारे में। आपको नेशनल, इंटरनेशनल, आपके रीजनल सेक्टर के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको पड़ोसी देश, आपकी और क्या क्या संस्थाएं क्या क्या कर रही हैं, सो आपको ग्रो करना पड़ता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को तो ये वीर चक्र था, ये सेना मेडल था, ये कर्नल के ऊपर क्यों नहीं गया। वो आपको आपका एक मेडल दे दिया गया आपकी बहादुरी के ऊपर, लेकिन उसके आगे आपने अपनी पढ़ाई करनी है, आपने एजुकेशन, अपनी तामील में बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज वी आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके व्यूवर्स को भी, जो हमारे जो ऑफिसर्स फॉरेन जाते हैं कोर्स करने, एक वो जाते हैं और वहाँ टॉप करके आते हैं। 99% ऑफ ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स फॉरेन जाते हैं, चाहे जर्मनी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाते हैं, दे गो एंड टॉप। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी ही पलटन का एक ऑफिसर था, अभी है, बल्कि वो ब्रिगेडियर है, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। उसको फ्रेंच नहीं आती थी, उसको फ्रांस भेजा है कंपनी कमांडर कोर्स करने के लिए। उसने फ्रांस में जाके फ्रेंच सीखी और वहीं उनका कोर्स टॉप भी कर लिया। उसी भाषा में कोर्स हुआ है, इंग्लिश हिंदी में नहीं हुआ है, फ्रेंच में कोर्स किया एंड ही स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। सो ये हमारी इंडियन आर्मी की काबिलियत है सर, बहुत तगड़ी आर्मी है हमारी। सो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एंड
टाइम टू टाइम आपको अपडेशन करता रहना पड़ता है। मैं आपका क्वेश्चन पे भूल गया, आप वहीं पर रह गए। मैं तो बस वही पूछ रहा था कि फर्स्ट पोस्टिंग से हाँ, तो लेकर ये NSG मेरी ऐसे थी। और मैं एनएसजी में क्या होता है कि आप ब्लैक कैट कमांडो कैसे बनते हैं, जी। आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि लड़का यंगस्टर है, मैं ब्लैक कैट कमांडो बनना चाहता हूँ। आप मतलब घर से निकल के ग्रेजुएशन करके ब्लैक कैट कमांडो नहीं बनते। Right. जैसे सोने को भी प्योर सोना बनते बनते जलते जलते एक अच्छा सोना निकलता है, वैसी एक एनएसजी कमांडो बनता है। तो इसका क्या होता है कि ये जो एनएसजी है ये एमएचए के अंडर आती है। हम आर्मी वाले हम एमओडी के अंडर आते हैं। एमओडी स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एमएचए स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ये एक कंटीजेंसी फेडरल फोर्स है, ये पुलिस फोर्स है। तो इसमें 50% ऑफ द ट्रूप्स आर फ्रॉम द आर्मी और 50% जो ट्रूप्स होते हैं वो आपके सीएपीएफ से आते हैं, जो आपकी बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ इस तरफ से आते हैं। और कुछ पुलिस के नुमाइंदे भी होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं इसमें, दैट इज काउंटर हाईजैक एंड काउंटर टेररिस्ट। वो फौजी यूनिट्स होती हैं। अच्छा। वो फौजी ऑफिसर्स होते हैं। जैसे आपका 26/11 मुंबई में जो यहीं पास में हुआ था अटैक, उसमें आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी जवान ही आए थे, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस ऑपरेशन। जो आपके जहाज में स्काई मार्शल होते हैं, जो आपके छुप छुप बन के एक सिंपल से आदमी बैग लेके ब्रीफकेस लेके जहाज में जाता है, जो बहुत बहुत थ्रेटेंड रूट्स होते हैं आपके एयरलाइंस में, तो उसमें आपके कमांडो भी चलते हैं। उसको बोलते हैं स्काई मार्शल्स। तो वो एक वो यूनिट है। और एक होती है स्पेशल एक्शन ग्रुप जो काउंटर टेररिस्ट होती है, जो 26/11 आपके बॉम्बे में आई थी। सो वो ब्लैक कैट। तो मैं काउंटर टेररिस्ट यूनिट का हूँ, 51 एसएजी का। ओके। सो मैं ब्लैक कैट कमांडो है। इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। आपका 3 महीने का कोर्स होता है। ओके। और आपका दिन रात में भूत बन जाता है बस। और आप वॉलंटियर नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं, वॉलंटियर भी करते हो आप जिसको शौक है वॉलंटियर भी करते हैं। और आपका नाम जाता है। आपका जो हमारी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच होती है उसमें से आपकी बैकग्राउंड चेक करके आपने कैसे अपनी फौज की ज़िंदगी में कैसे परफॉर्मेंस किया हुआ है, उसके बाद एक डेटा एमएचए को दिया जाता है। फिर उसमें से वो डेटा जो होता है उसमें से हमको कोर्स पे बुलाया जाता है। सो एनएसजी मानेसर के अंदर ही एक ट्रेनिंग सेंटर है। वो जो भी एक जनरल साहब कमांड करते हैं, एक आईजी साहब होते हैं, वो भी फौजी होते हैं। उनकी टीम में मिक्स होती है आर्मी ऑफिसर्स एंड सीआरपीएफ बीएसएफ के ऑफिसर्स होते हैं। वो आके हमको ट्रेन करते हैं। और वो ट्रेनिंग जनरली स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे ही कराते हैं। जो हमारे उस्ताद होते हैं जनरली पैरा कमांडोज होते हैं और वो रुतलस होते हैं। वो बोलते हैं साहब अपना रैंक भूल जाइए, आप यहाँ कमांडो बनने आए, मेरा काम है आपको ट्रेन करना, मेरा काम है देश के लिए एक अच्छा सा कमांडो तैयार करना और मैं तैयार करूँगा। तो आर्ट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है एनएसजी में। जब आप कोर्स करते हैं आर्ट्रिशन इज़ वेरी हाई। सो आपका अगर 100 लड़के आए तो 25 से 30 ऑफिसर्स एंड मैन ही पास हो पाते हैं। आर्ट्रिशन इज वेरी हाई। आपको इंजरीज होती हैं एंड चोटें लगती हैं जो काफ़ी सीरियस हो जाती हैं, बिकॉज आप ऑब्स्टिकल कोर्स करते हो, आप हेलीकॉप्टर से लटक के नीचे आते हो, आप ऑब्स्टिकल कोर्स में जंप करते हो, 20-20 फुट से कूदते हो, आप 26 फीट वॉल चढ़ते हो, उसके बाद आपने उससे नीचे आना होता है। एंड बिकॉज आप इतने फिजिकली टायर्ड हो जाते हो, कभी कभी आपके हाथ से रस्सा छूट जाता है जब आप नीचे आते हो, तो इंजरीज बहुत होती हैं। So attrition rate is very high. So this standard is maintained by NSG and they take the best of the officers and men. Best of the best लिया जाता है। So आप ऑलरेडी ट्रेंड होते हो, लेकिन आपकी फिर से ट्रेनिंग होती है। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग कर ली और आप 3 महीने ट्रेनिंग करते हो। आपके हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। हर हफ्ते टेस्ट होता है आपका। 6 हफ्ते तक आप टेस्ट कराते रहते हो। आपका फिजिकल, मेंटल, आपकी साइकेट्रिक टेस्ट होती है जाने से पहले कि इज दिस मैन साइकोलॉजिकली फिट। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सर। आपका रीजनिंग टेस्ट होता है। आप ऑलरेडी आर्मी में ऑफिसर हो, लेकिन आपका फिर से टेस्ट होता है। जब आपको तिमारपुर में जो एकेडमी है वो सेलेक्ट करके भेजती है, फिर आप फिजिकल टेस्ट करते हो, आपकी फायरिंग होती है। आप एक 5 रुपए 10 रुपए के सिक्कों पे फायरिंग करते हो, वो सब आपको सिखाया जाता है 10 मीटर से। आपकी हर पोजीशन से आपको फायर सिखाया जाता है। आपको काउंटर हाईजैकिंग, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सिखाए जाते हैं। आपको जो वर्ल्ड में हो रहा है, जैसे अभी ईरान, इजराइल और इसकी लड़ाई चल रही है यूएस की, उसके बारे में आपकी स्टडीज होती है। यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी डे। जैसे अभी 26/11 एग्जाम्पल हुआ, तो वो हो गया, 2009 में हुआ था, 2008 में हुआ था। तो उसके बाद उसकी स्टडी अभी भी चलती है। लेसन्स, व्हाट वर लेसन्स लर्नड। आपको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि 300-350 कमरे आपने रेंडर सेफ प्रोसीजर करने थे, आपने इसको क्लियर करना था। आपको इतना टाइम क्यों लगा? क्या रीजंस थे? सो सारी गलतियां जो भी होती हैं उसको कट डाउन किया जाता है।
तो ये रिसर्च स्टडीज टाइम टू टाइम अब ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है आजकल, सो एवरी कमांडो इज ड्रोन क्वालिफाइड नाउ, उसको ड्रोन उड़ाया जाना सिखाया जाता है। सो देर इज नो रेस्ट, देर इज नो रिस्पाइट, आपकी ट्रेनिंग दिन में भी होती है, रात में भी होती है, सो दैट मुंडेन इज ब्रोकन। सो कभी आप रात को भी ट्रेनिंग करते हो, कभी 12 बजे करते हो, 1 बजे करते हो, जैसे मेट्रो की ट्रेनिंग हो रही है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन चलती है, मुंबई मेट्रो चलती है, सो रात में मेट्रो बंद हो जाती है 11 बजे बाद, सो 11 से 4 हम ट्रेन करते हैं। सो हमारे लिए ट्रेन लग जाती है, हम उसमें इफ इन केस इट इज बीन टेकन ओवर बाय द टेररिस्ट, इफ देयर इज एन एक्सप्लोजिव इनसाइड द ट्रेन, आप कैसे उसको क्लियर करोगे विदाउट एनी कैजुअलिटीज। सो ये सब ट्रेनिंग चलती रहती है। देयर इज नो रिस्पाइट इन द आर्मी और दीज फोर्सेस, आप लगे रहते हो, कोई रेस्ट नहीं है आपके लिए। एंड जनरली इस तरह यहाँ पर हमारे जैसे लड़के ही आते हैं सर, जिसमें जुनून होता है कि यस, एंड लाइक आई एंजॉयड इट, मेरे को बड़ा मजा आता था, जितना मेरा पसीना बहाता था मैं उतना खुश रहता था। आपकी ब्लैक डांगरी होती है, सब जब ब्लैक डांगरी पहन के निकलते हो तब अलग ही लगते हो। सो दिस इज व्हाट इज एनएसजी शॉर्ट में। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा, इट्स अ लीड फोर्स, जहां कोई नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, जहां कोई जाता नहीं वहां फिर एनएसजी लॉन्च होती है। जब आपको 26/11 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उस टाइम लोगों ने टीवी पे देखा, जब मुंबई पुलिस आ गई, मार्कोस आ गई, आर्मी आ गई, अंदर फिर एनएसजी कमांडोज ही गए थे, बिकॉज दे वर ट्रेन टू डू रूम इंटरवेंशन। जैसे हमारा एक कमरा है, सपोज में 2 टेररिस्ट हैं एंड हमें मालूम है अंदर हैं, तो अब ये लड़के हमारे कैमरा के पीछे बैठे हैं, होस्टेज हैं, सो हाउ डू यू रेस्क्यू देम? सो देयर इज अ प्रोसीजर टू एंटर अ रूम, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर एक 5 लड़कों की एक टीम, 5 कमांडोज की एक टीम होती है, इसको बोलते हैं हिट। सो वो हिट कैसे अंदर जाएगी सो दैट उनके ऊपर फायर ना आए, वो कैजुअलिटी से कैसे बचे, ये सब तरीका आपको आता है, यू आर वेरी वेल ट्रेंड। सिमिलरली अगर एक एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया, उसके अंदर आप कैसे घुसोगे, क्योंकि अंदर से तो बंद है। सो देयर इज अ प्रोसीजर टू ओपन द डोर फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, विच वी ओनली नो। उसको हम 3.5 सेकंड में दरवाजा खोलते हैं, और दरवाजा 350 किलो का होता है। 3.5 सेकंड 3.5 सेकंड में 350 किलो का दरवाजा खोल के अंदर जाना, खोल के आप अंदर जाना है। सो दिस इज द प्रोफेशनलिज्म वी अचीव, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग करना है। तो अब ये तो ट्रेनिंग हो गई, इसके बाद आ गए आप एक्शन में। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रह गया हो अभी तक? सर इंसिडेंट तो बहुत होते हैं, जो आप बता सकते, जो शेयर किए बड़े इंसिडेंट हैं, मतलब ऐसी चीजें हम जनरली बताते नहीं हैं, जो भी शेयर कर सकते जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं आपको एक्शन का नहीं बताऊंगा जहाँ गोली चली हो और जहाँ मौत हुई हो, मैं आपको एवलांच का बता देता हूँ। जैसे हम सियाचिन में हैं, जैसे हम द्रास में हैं, द्रास में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ओके, द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। अच्छा, सो जैसे एवलांचेस आते हैं, आप एक पोस्ट से एवलांच एक बार हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा। सर एवलांच होता है बर्फ का तूफान, जिसमें एक जगह पर बर्फ 10-10, 15-15 फीट खड़ी हो जाती है, तो वो चट्टाइयों पे, ऐसे चट्टानों पे बर्फ होती है। सो क्या होता है कि जब थोड़ी हीट पड़ती है तो वो पिघल के नीचे आती है। सो एक वो बर्फ की नदी होती है, जिसमें से अगर आप उसकी चपेट में आ गए बहुत मुश्किल है बचना, बिकॉज उसके अंदर पत्थर भी होते हैं, उसके अंदर हार्ड आइस भी होती है, जिससे आपको कहीं इंजरी हो जाती है तो आप निकल नहीं पाते। प्लस इसमें आपको पता नहीं चलता जब आप गोल हो जाते हो कि टॉप कौन सा है, बॉटम कौन सा है। सो इसके भी तरीके हैं बचने के। सॉफ्ट स्नो का जब एवलांच आता है, हमें सिखाया गया आप उसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक से स्विमिंग करने की कोशिश करो, ओके, विच इज़ पॉसिबल। बहुत लोग इस तरह बचें, अपना सिर ऊपर रखने की कोशिश करो और अपने फेस के आगे जगह बनाने की कोशिश करो, जब तक आपकी एवलांच रेस्क्यू पार्टी आपको निकाल ना सके। सो एक एवलांच डिटेक्टिंग मशीन भी होती है, जब आप लेके चलते हो तो बीप देती है, सो आपको डिटेक्ट कर लिया जाता है। देन वी हैव दिस डॉग यूनिट्स, जो स्निफर डॉग्स होते हैं आर्मी के, दे स्निफ यू। अगर आपको ये इंसिडेंट याद होगा, सियाचिन में एक हनुमान तप्पा था मद्रास रेजिमेंट का, 2-7 या मुझे डे नहीं याद, काफ़ी दिनों बाद उसको ढूंढ के निकाला था। पूरी पोस्ट दब गई थी, सियाला के आगे की बात है, नदन ग्लेशियर की बात है। तो उस डॉग ने स्निफ किया था एंड दिस मैन वाज टेकन आउट अलाइव। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर कपल ऑफ डेज बिकॉज हाइपोथर्मिया सेट हो गया था, बिकॉज आप -50 के नीचे दबे हुए हो, हार्ड आइस के नीचे दबे हो। सो इट वॉज अ मिरेकल दैट ही सर्वाइव। सो इस तरह के इंसिडेंट बहुत हैं। आपका वी हैव फायर फाइट होती है हमारी आपस में, जब J&K की टेररिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंसिडेंट बहुत होते हैं जहाँ हमारे जवान बहुत दिलेर हैं, बल्कि वो तो ढूंढते हैं कि एक मौका मिले और हमें लॉन्च करो। बस फायर फाइट का मतलब कोई घबराता नहीं, कोई डर नहीं होता। सो पीपल आर रेडी, वेल ट्रेन्ड टू सेव दिस नेशन।
बहुत सारी बातें फौज की तो की जा सकती हैं, लेकिन क्या है कि मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग ये है कि एक इंसान जिसने फौजी लाइफ जी for the best part of his life, and then he decides and then accidentally comes into a profession which is known for being absolutely scattered, Yeah, not streamlined at all, not at all. Totally indisciplined. all over the place, no discipline, No timings. no timings. सबसे पहले तो ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आने के बाद ये एडजस्टमेंट करना कितना मुश्किल था आपके लिए? When you which was the first film that you told me? शेरशाह से was the आपने first शुरुआत one. करी. कितना मुश्किल था शुरू में ये एडजस्ट करना कि बुलाया 9 बजे है, 11 बजे तक तो कोई दिख ही नहीं रहा है, रोल का कोई सवाल ही नहीं है, 12-1 बजे रोलिंग कैमरा रोल शुरू हो रहा है और बस चले जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं. हाउ ईजी और डिफिकल्ट वाज इट? See, it was not difficult at all. Luckily, I'm blessed that I worked with such directors and producers. They were very time bound. Actors were time bound. Because मैं बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, मैंने अक्षय के साथ काम करना था. हमारी एक फिल्म थी गोरखा, which could not see the light of the day. So बाकी मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत टाइम बाउंड थे. क्योंकि मेरी जनरली नॉट इन बॉम्बे आपके साथ काम किया था बस, जो हम जंगलों में काम करते थे. आरओ में 6 बजे निकलते थे शाम को, सुबह 6 बजे चलते थे, पूरी रात जागते थे. सो वहाँ भी डिसिप्लिन बहुत अच्छा था. मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ एज एन फौजी एडजस्ट करने को. हाँ, फौज में क्या है कि यू आर यूज्ड टू गिविंग ऑर्डर्स. ठीक है, वहाँ वन वे ट्रैफिक है. ठीक है, यहाँ ट्रैफिक हर तरफ से चलता है. यहाँ आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की सुननी पड़ती है. ही हैज़ टू टेक लिबर्टी. मैंने उसको बोला कि सर ये सही नहीं है, फौज को ये दर्शाता नहीं है. बट ही सेज मैं 50 करोड़ 100 करोड़ लगा रहा हूँ, मुझे पिक्चर बेचनी है, मुझे मार्केट में बेचना है, मैं वो वाले स्टेप्स नहीं फॉलो कर सकता जो आप आर्मी में करते हो. पूरी तरह से मेरे को थोड़ा इसको फ्लैम्बॉयंसी दिखानी पड़ेगी, स्वैग डालना पड़ेगा. सो वो ये इंसिडेंट मेरे सामने भी हुआ है. मतलब जब हम शूट कर रहे थे, यस कि विल द ब्रिगेडियर रिस्पॉन्ड इन दिस वे, यस एंड यू लाइक नहीं भाई, ब्रिगेडियर ऐसे नहीं रिस्पॉन्ड करता. एंड द डायरेक्टर वाज लाइक नहीं भैया सर, थोड़ा सा हमको लिबर्टी तो दे दीजिए. यस, आई रिमेम्बर मैंने आपको ट्रेन किया जब जी. आप कमांडर बने थे. आप किस तरह अपने रूम से आपने बाहर जाना है, किस तरह आपने अपने ऑफिसर्स को एड्रेस करना है. आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि कर्नल साहब बैठे हुए, मैं खड़ा हूँ. मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता, ही ऑल्सो हैज टू स्टैंड. सो ये चीजें यस बहुत इंटरेस्टिंग थी, छोटी छोटी हैं. सो दिस पीपल नोटिस. और फौजी तो बजा देते हैं आपकी सोशल मीडिया पे. फौज बड़ी पढ़ी लिखी है, चाहे वो हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, वो आप गलती करते हो बजा देते हैं बहुत जल्दी. मेरा सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट जो मेरी इंडस्ट्री के साथ रहा है अभी तक, अब मेरे ख्याल से कुछ सालों से आर्मी कंसल्टेंट्स हायर होने लगे हैं, तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी. यस यस, मैंने 2 ऐसी सीरीज, एक सेना में काम किया और इससे पहले एक कैडेट्स करके थी. कैडेट्स में तो हम बॉम्बे सैपर्स में जाकर हमने शूट किया. हाँ, बीजी सेंटर में गया जी. तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ की सैल्यूट में किसी की उंगली ऐसे, किसी का अंगूठा मुड़ा हुआ है, किसी का अंगूठा मुड़ा हुआ है, कि कितना खूबसूरत चीज़ है सैल्यूट. नहीं, देयर इज अ वे फॉर द आर्म टू कम अप एंड गो डाउन. Yes, yes. एक तरीका है. और लोग वो बेसिक चीज ही नहीं करवा पाते थे. नहीं करवा पाते थे. तो कैसा लगता था कि मैं आपका क्वेश्चन पहला, उसको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एडजस्ट होने में. रूटीन बहुत अच्छा था मेरा. मुझे बहुत इज्जत और मान मिली बॉलीवुड से, एक्टर से भी, एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम द आर्ट डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर. आई वर्क विद रॉड, आई वर्क विद अमृत. मैंने बड़े अच्छे अच्छे एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ बहुत अच्छों के साथ काम किया, चतुर्वेदी वगैरह सब लड़के हैं, इनके साथ सबके साथ काम किया. एंड बहुत अच्छी तरह हमने काम किया, बहुत अच्छी तरह मिलजुल के. इसलिए मैंने सजेशन दिए, मैंने लोकेशन बताई कहाँ से आप सामान ला सकते हो. जैसे लोगों को नहीं मालूम था कि यूनिफॉर्म अकॉर्टमेंट्स, इसको अकॉर्टमेंट्स बोलते हैं जो आप पहनते हो, कैसे कहाँ से लाना है, कैसे करना है. आई सेड इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आई हैव अ प्लेस जहाँ से आप आराम से खरीद के ला सकते हो, रेडीमेड अवेलेबल है. सो मेरा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आई. मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग थे. एंड जनरली आई एम द ओल्डेस्ट ऑन द सेट. एवरीबडी इज वेरी यंग. 24, 25, 30 साल के यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं. तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. एंड कभी डिले नहीं हुआ. कभी वेदर के कारण शूट डिले हुआ, अदरवाइज तो शूट कभी डिले नहीं हुआ. कि कोई माल फंक्शन हो जाता था कोई कैमरे में या लाइट में, वो प्रॉब्लम आई. अदरवाइज तो बहुत अच्छा था. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. तो आपके 2 सबसे बड़े जो अभी तक के रिलीजेस रहे, सबसे बड़े in terms of the revenue that they have generated, in terms of the awards that they have got. Yes. शेरशाह and धुरंधर. शेरशाह से शुरू करते हैं.
बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट था। एक परमवीर चक्र अवॉर्डी को आपको स्क्रीन पर डिपिक्ट करना था, तो क्या चीज़ें थी जो आपने इंश्योर करी कि जो यूनिट है उसको फॉलो करे? क्या चीज़ें हैं जो आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा को बताई, जो हमारे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को रिप्रेजेंट करती हैं प्रॉपरली? वो एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। शेरशाह देखो VVS, मैं आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई न्यू कैप्टन विक्रम बत्रा, जी, एंड वो इलाका एज बैक ऑफ माई हैंड मुझे पता है। इनफैक्ट मैंने ही प्रोड्यूसर्स को सजेस्ट किया कि लेट्स गो टू कारगिल टू शूट, बिकॉज कारगिल में चैलेंजेस बहुत थे। उस टाइम होटल्स नहीं थे, एंड वहाँ हेलीपैड मतलब देर इज़ नो एयर स्ट्रिप टू लैंड एन एयरक्राफ्ट। आप ले लैंड करोगे, वहाँ से आपने 4 से 5 घंटा जाना। अब तो सड़कें बहुत खूबसूरत हो गई, आप 4-5 घंटे में पहुँच जाते हो। तो ये सब हमने जब रैकी की विद डायरेक्टर विष्णुवर्धन, अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर, एंड उसके साथ शबीर बॉक्स वाला थे जो प्रोड्यूसर जिन्होंने मेरे को लॉन्च किया इसके साथ। एंड वी वेंट एंड वी सिलेक्टेड द प्लेस। माई एम वॉज टू जो अकीन टू जो पहाड़ थे उसके अकीन होना चाहिए, जितना जहाँ लड़ाई हो सकती है, जहाँ एकदम सही दिखाया जाए। एंड वी अचीव दैट एम। हमने इसको जो कारगिल ALG बोलते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, उसके पीछे शूट किया। अगर आप उससे टूवर्ड्स वेस्ट देखो तो आपको पाकिस्तानी की पोस्ट वहाँ से दिखती है, POK दिखता है, जिस हम 12,000 के ऊपर कहीं शूट कर रहे थे, जो भी हमने शूट किया वहाँ पर। आपको एज द क्रो फ्लाइज 10 से 12 किलोमीटर था, जुबार रेंजेस दिख रही थी आपको, वहाँ कारगिल के पीछे POK की पहाड़ियाँ दिखती थी। सो मैंने यही सेलेक्ट किया। दे लाइक द प्लेस, दे लाइक द आइडिया। एंड कारगिल का ऑल्टीट्यूड लेह से थोड़ा कम है, 9,000 है, लेह आप 11,000 पे हो। तो क्या इस ऑल्टीट्यूड पे शूट करना कोई आसान काम नहीं है। आप सुबह से शाम तक शूट कर रहे हो, ब्लिजर्ड चल रहे हैं, तूफान चल रहा है, मौसम खराब है, और वहाँ गर्मियों में भी अगर मौसम खराब होता है तो बहुत ठंड लगती है। सो दीज चैलेंजेस वी फेस्ड इट, एंड क्रू ने भी बहुत अच्छा किया। बीमार भी हुए, चोट भी लगी लोगों को, बल्कि शूट करते करते हमें पाकिस्तान के आर्टिशल के राउंड भी मिले वहाँ पर। फिर हमने इमीडिएटली आर्मी की बॉम्ब यूनिट, बॉम्ब डिस्पोजल को कॉन्टैक्ट किया। लाइव शेल्स मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा। मेरे पास वीडियो है, आप वो इसमें पक्का दिखाइएगा वीडियोस को। उसको हमने डिफ्यूज किया। आर्मी की बॉम्ब यूनिट आई, यंग कैप्टन आया, उसने हम सबको दूर भेज दिया, उसने अपना कार्रवाई की, और विद इन कपल ऑफ मिनट्स से डिफ्यूज द बॉम्ब। सो ऐसे हमें 3 आर्टिशल मिले ड्यूरिंग द शूट। सो जैसे ही आर्टिशल मिलता है, देन यू टू स्टे अवे, बिकॉज वो ब्लाइंड है, वो कभी भी फूट सकता है, चाहे वो 8 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो। उसके अंदर तो लाइव एम्यूनिशन है, और वो 150 मीटर तक आपका नुकसान करके ही जाएगा। सो दैट वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ। एंड मैंने वेपन ट्रेनिंग में काम किया उस फिल्म में। वो मुझे इतना अच्छा लगा वो काम करना। एक तो फौज की फिल्म थी, पैशनेट था मैं, एंड विक्रम बत्रा को मैं पर्सनली जानता था, प्लस मेरी रेजिमेंट थी, मैं जैक राइफल्स का हूँ, वो 13 जैक राइफल्स थी। सो मैं पूरा इन्वॉल्व हो गया, मैं बल्कि स्क्रिप्ट से इन्वॉल्व हो गया था। फ्रॉम द स्क्रिप्ट हम लोग उनके गाँव गए, जो जवान जेसीओ थे, उनका रहना सहना, उनका तरीका सीखा। मेरे साथ थे संदीप श्रीवास्तव वाज अ राइटर, ही रोट अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। सो वी गॉट इन्वॉल्व फ्रॉम लद्दाख ओनली। हमने पूरा चैप्टर उल्टा किया, वो शूट किया। वी शॉट इन कारगिल, वी गॉट गुड हेल्प फ्रॉम द आर्मी। एंड टेलिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही वॉज अ गुड एक्टर, ही वॉज पैशनेट, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू डू दिस प्रोजेक्ट। बड़े खुश थे वो, क्योंकि बोलते मेरे दादा भी फौज में थे। उनके दादाजी तोपखाना रेजिमेंट यानी कि आर्टलरी रेजिमेंट के थे। एंड हमने फिर वहाँ पर, मेरे एक दोस्त थे, 2 ब्रिगेडियर्स जो दोस्त थे, जो कमांडर्स थे, उनसे मैंने उनको पर्सनली मिलवाया। उन्होंने उनको कुछ और पॉइंट्स दिए, उनको सोल्जर्स का रहने का तरीका वगैरह सिखाया। अभी जनरल साहब हैं, दोनों जनरल हैं, एक है अमित सोहल और एक है मनराज मान। इन्होंने बहुत हेल्प की। फिर आर्मी की वहाँ डिवीज़न है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तो उससे क्या हुआ कि आर्टिस्ट ढल गया पूरी फौज में। मैंने जो भी करेक्टर्स थे सबको आर्मी वालों के साथ मिलवा दिया। मुझे लगा कि इनका मिलना ज़रूरी है। तो आपके एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, कोई शक नहीं है। अब आप ब्रिगेडियर बने, अगर आपको कोई फौजी आके देख ले तो बोलेगा तो सच्ची में ब्रिगेडियर आपको जी सर करता रहेगा। आप अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छा डले, इसलिए बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छा डल गए। ऑल्सो मेरे साथ तो ये था कि साहब हम तो आई वाज लिविंग माय ड्रीम। 8 बार SSB रिजेक्ट हूँ मैं तो मैंने कहा मौका मिल रहा है वर्दी पहनने का। तो सो ये मेरे जो आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, ही इज 8 टाइम रिजेक्टेड इन SSB एंड लुक वेयर इज ही टुडे। द होल वर्ल्ड नोज हिम। इसकी आवाज के दीवाने और एक्टर हैं आजकल। तो आपको भी मेरा बहुत बहुत सलूट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेल डन, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसका सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, धुरंधर। सर कैसे शुरू हुआ? आई एम पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, आई हैव लिव्ड माय लाइफ। सर वो बियॉन्ड हिस्ट्री, फोकलोर, पता नहीं क्या क्या है, आई हैव लिव्ड माय लाइफ।
धुरंधर सर ये अच्छा, इससे पहले कि आप धुरंधर की बात बताएं, साहब स्पाई भी रह चुके हैं आपके फादर साहब। नॉट मी, मैं फादर, मैंने father लॉन्च साहब। किया स्पाई, जासूस। आपने जासूस लॉन्च किया और आपके फादर साहब स्पाई खुद रह चुके हैं। और वो फोटो हम दिखा नहीं सकते, हमने नहीं, मैं दूर से दिखा दूंगा। अच्छा, वो एक फोटो भी हाँ, जासूस की फोटो दिखा दूंगा। हाँ, जासूस की फोटो भी देखी। सर कैसे जुड़े धुरंधर, हाउ डिड धुरंधर हैपन? वही ये मेरी धुरंधर 9वीं फिल्म थी। मैं अच्छा। काफी मैंने इसके साथ धर्मा के साथ 2 फिल्म की हैं, फिर शेरशाह? मैंने आपके साथ की है, जी, सेना। इसके साथ मैंने गालवान भी की है, टीवीएफ की। अच्छा, गालवान उनकी रिलीज नहीं हुई Oh. बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इम्प्रूविंग। सो उसमें जो असलियत गालवान में हमने दिखाई है कि इंडियन सोल्जर्स ने बहुत अच्छा काम किया था गालवान वैली में, एंड बिहार रेजिमेंट ने बहुत तगड़ा जवाब दिया, राइट राइट एंड चाइनीज की बत्ती बना दी थी उन्होंने बुरी तरह। जी। चाइनीज का बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं। सो इसलिए ये चाहते नहीं थे कि हम उसको दिखाया जाए, बिकॉज हमारे चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं आजकल, रिलेशनशिप इम्प्रूव। इनफैक्ट सलमान खान की फिल्म गालवान का भी नाम चेंज हो गया है, नेम हैज बीन चेंज्ड। अच्छा। सो इन बड़े मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया। तो धुरंधर का ऐसा क्या है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड आपकी इंडस्ट्री बोलता हूँ मैं, अब तो मेरी भी हो गई है। जी। सो आपका काम माना जाता है, हाउ गुड यू आर एट योर वर्क एंड योर नेम ट्रेवल्स। ठीक है, हाउ गुड यू आर एट सेट। कि अब मैंने अपना रैंक कभी नहीं दिखाया सेट पर आके कि मैं कर्नल हूँ, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। आई कैन वाउच फॉर दैट। मैं को जहाँ बोलते थे मैं वहीं बैठ जाता था। 8 दिन शूट किया है, अगर ना बताया होता कि साहब रिटायर्ड कर्नल हैं तो हमें पता ही नहीं लगता। वो इतना ढले हुए थे शूट में, इतना ढले हुए थे, नो प्रिविलेजेस आस्क्ड, जैसे सब लोग हैं वैसे ही आप भी साहब। हम लोग ओवर शूट करते थे, कभी आपने यू नेवर कंप्लेन? नहीं सर, बच्चों के साथ काम कर रहा था। इफ आई कैन बी एन आइडल टू देम, व्हाई नॉट? इफ आई कैन बी अ मेंटर, व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली। तो यही एक मकसद है कि जिंदगी में आप आए हो तो सिखाओ कुछ लोगों को। कुछ लोग रोते थे, कुछ परेशान हो जाते थे, तो मैं क्वाइटली उनसे मिलता था और उनको मोटिवेट करता था, विच नोबडी नोज, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डज नॉट नो। कुछ एक्टर्स हो जाते थे, कुछ यू नो डीओपी वाले नाराज हो गए, तो उनके साथ मैं गप्पे मारता रहता था। I said, this is your progress. If he's telling something to you, that means you're growing. आप ग्रो कर रहे हो। अगर आपको कोई टोक रहा है, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। सो यही मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ कि डोंट गिव अप। ये चीज है, अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, आपके पास काम है, या आप वेले नहीं बैठे। हम लोग वही शुरू में वही बात कर रहे हैं। यस, सो यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर ग्रोइंग, दैट्स हाउ इट इज। हम लोग सॉरी भटक गए धुरंधर पे। धुरंधर सर मेरे को फिर इंडस्ट्री में नाम चला। सो मेरे को एक ईपी थे उनके, राहुल गांधी, बहुत अच्छे इंसान है। राहुल गांधी, नॉट दी राहुल गांधी। अच्छा, बाय द वे इनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, फैमिली मैन में भी। ही इज अ ब्यूटीफुल हम्बल मैन एंड आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद हिम। तो ही अप्रोच्ड मी एंड दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड। एंड श्योर इनफ, मुझे नहीं मालूम था प्रोजेक्ट क्या है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मुझे नहीं मालूम। जो मुझे काम दिया मैंने उसको 200% कंप्लीट किया। तो आपको क्या काम दिया, मतलब क्या बोला? मेरा सर काम क्या था? इम्पोर्टेंट जॉब वाज टू गेट द डेटा विच आई कांट टेल, फ्यू थिंग्स आई कांट शेयर, जैसे एमओडी से लाइजन करना, एमएचए से लाइजन करना, एंड कुछ लोकेशन पे जाके कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ऑथेंटिकेट करना, रियलिस्टिक करना, वो मेरा काम था। एंड आई हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद राहुल एंड आदित्य धर। What a wonderful Aditya Dhar is. I mean, he's a legend today. Even the Prime Minister and the President of the European Union knows him. They are discussing about Dhurandhar and discussing about Aditya Dhar. And there is another video जहाँ पे I think फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर किसी और हेड ऑफ स्टेट के साथ जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने दूसरे हेड ऑफ स्टेट से उनसे पूछा कि भाई कैसा रहा? बोले अरे आई वॉच धुरंधर एंड आई बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज आई हैव टोल्ड पीपल दैट आई वॉच धुरंधर। So I am so happy this film। देखो, आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता होती, आप एमओडी में देते हो कुछ पोर्शन, वो देखते हैं। सो मेरा जितना मुझे मालूम था वो बहुत अच्छा काम किया मैंने। एंड जब हमने काम किया, जब रिजल्ट आया, मैं भी हैरान हो गया कि क्या चीज बनाई है आदित्य धर ने। कितनी ऑथेंटिसिटी एज अ एक्स आर्मी ऑफिसर, आप कितना ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं उस पिक्चर में? देखो विक्रम, इसमें ऑथेंटिसिटी तो बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, फ्लैम्बॉयंसी एंड स्वैग डालना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो वो डालना पड़ता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट 26/11 आपके साथ हुआ, आप विटनेस हो, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप विटनेस हो,
IC-814 हुआ, आप विटनेस हो, बिल्कुल। ठीक है, क्या नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ। और आपके आपके लोग- लोग बहुत रियल, आपके लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी लीडरशिप इन्वॉल्व थी इसमें, हमारे, उसने बोला ना, बाहर के दुश्मन तो हम देख लेंगे, अंदर के दुश्मनों से डर लगता है। सो लोग इन्वॉल्व हैं। और जैसा अभी हम बोल रहे हैं कि यस, देयर इज अ पर्सन हु एग्जिस्ट, हु वेंट अक्रॉस एंड ही गॉट वेंट अक्रॉस। क्या अभी भी होंगे, बहुत होते हैं, सब देश ऐसा काम करते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है। बल्कि मैं आपको एक लड़का दिखाता हूँ जी जी जी, जो गया था एंड कैसा था और कैसा? मेरा रिक्रूट था वो। अच्छा, धुरंधर की भी ये कहानी है, आपको कल पता चल जाएगी, असलियत मैं बता नहीं सकता, इट्स टुमारो। अच्छा अच्छा। धुरंधर का जो हीरो है वो एक फौजी है, एक्स। मतलब जो ओरिजिनल स्टोरी नहीं। नहीं, ओके उसको जिस तरह रॉन ने फिर ट्रेन किया है। ओके Yes. ओके ओके। सो मेरा धुरंधर ये था, हो ठीक है। और ये वापस यहीं पर है। अभी मैंने आधा घंटा पहले इससे बात की है। ये कम से कम 3-4 महीने पीओके में, इसका काम सिर्फ पीओके में रहना था। हाँ, ये पीओके में गुजार के आया था और इसने अच्छा डेटा लेके आया है, गुड इन्फॉर्मेशन लेके आया है। वहाँ उसने निकाह भी किया था, फैमिली मैन बना है, वहाँ मदरसे में रह के आया है एंड गूंगा बन के रहा है। और बहुत डिफिकल्ट काम था, एक बार एक्सपोज भी हो गया था, उसी लड़की ने इसको बचाया था। अच्छा। फिर ये 15 दिन लेट हो गया, इसको एक टाइम दिया था कि तूने इस दिन LOC क्रॉस करके अंदर आना है, वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसके बाद जब भी आएगा तो फायर खुल जाना था, ये वहीं ढेर हो जाना था। तो किसी तरह ये लड़का इतना स्मार्ट था कि ये अंदर आ गया। फिर इसको एक लोकेशन से जब ये पहुंचा, इसको आर्मी ने उठा लिया, आर्मी ने इसको फटाफट अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और B लोकेशन में ले गए। इसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ, ये जो भी चीज़ लाया था बॉडी में छुपा के लाया था। फिर इसका डॉक्टर्स ने वो चीज़ निकाली, इसका ब्रीफिंग हुआ, इसको अवार्ड दिया गया। ये जब बिहाइंड एनिमी लाइंस भी था तब भी इसके पास एडिक्वेट कैश दिया गया था। इसने उस लड़की को बहुत लुक आफ्टर किया, उसको अच्छे पैसे, लड़का बताया मैं 4 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपए उसको दे के आया हूँ। अच्छा। उस लड़की ने बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान का काफ़ी बुरा हाल है, बहुत गरीबी है उस देश में, लोगों का बहुत बेरहमी से वहाँ की आर्मी उनके साथ बर्ताव करती है। जिस तरह इसने मुझे बताया कि वहाँ फौज का राज है, उन्हीं की चलती है, खड़े उठते बैठते लोगों को डंडा मार देते हैं। पीओके में, बलूच में आपको पता ही चल रहा है क्या हाल है, वो अपने लोगों के ऊपर आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उनको मार रहे हैं। सो ये जो इसने कहानियां बताई, सच्ची कहानियां बताई हैं इसने। सो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो आपको धुरंधर में दिखाया, ये भी एक बहुत जेन्युइन कहानी है। एंड आपको कल पता चल जाएगा वो कौन है, क्या किया उसने, बिकॉज मैं सरप्राइज निकालना नहीं चाहता। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। आई एम श्योर। अच्छा, एक चीज़ जो आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, जैसे धुरंधर में दिखाया है कि जो रनी से हमजा किरदार है वो इनको कहीं जेल में मिलता है शायद, और फिर उसको वहाँ से उठाते हैं, ट्रेन करते हैं। तो क्या स्पाइस इस तरह से भी जो देखो, जिस बंदे का लाइफ का मकसद नहीं है जीने का, उसको आप कल सजाए मौत दे दिया आपने, या टू बी हैंग्ड बाय डेथ, सो इफ यू गिव ए होप टू लिव, करेगा वो। तो आप ऐसे नहीं उठा के किसी को टॉम डिक एंड हैरी को स्पाई बनाते, आप पहले उसका IQ चेक करते हो, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देयर इज सम स्टेप्स हैज टू बी फॉलोड। सो आप वो करता है, फिर उसके बाद जब होप होती है तो करता है काम, फिर उसको ग्रूम किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर उसको लॉन्च किया जाता है, उसकी ID बनाई जाती है, उसकी ID बनती है कि ये वहाँ पैदा हुआ है। अच्छा। उसका माँ बाप क्रिएट किया जाता है, ओके। उसकी ID बनती है। सपोज इंडिया में तो उसका आधार कार्ड बनेगा, राइट। वो किस गांव में पैदा हुआ है, उसके स्कूल में उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि आप किसी को चेक करना चाहो, अगर विजय विक्रम सिंह किसी को चेक करना चाहता है तो जा सकता है, चाहे वो जबलपुर जाए, चाहे झांसी जाए, चाहे अपने गांव जाए, स्कूल खोलेगा, रजिस्टर मिल जाएगा। अगर उस लड़के ने बोला मैं इस स्कूल का पढ़ा हूँ, आपका रिकॉर्ड होता है? क्यों नहीं होता, मैं यहाँ पैदा हूँ। तो ये सब क्रिएट करना पड़ता है। तो इट्स ए वेरी हरकुलिंग टास्क। बीइंग ए स्पाई इज वेरी वेरी टफ। जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई, क्या पीपल हु रिक्रूट स्पाइज, डू दे कीप ट्रैक ऑफ आउटलॉज कि चलो इसको फांसी होने वाली है, या ये जेल में ये सजा काट रहा है, चलो इसको एक बार टैप करते हैं? ये मेरा महकमा तो आर्मी वाला है, ये रॉ वाले करते हैं। अच्छा, ये रॉ का जो है, जो ऑपरेट्स बिहाइंड एनिमी लाइंस,
ओके। जैसे मेरा तो ये लड़का था, मेरे से किसी ने मांगा है। ये जो मैंने आपको लड़के के बारे में बताया, ये मेरा रिक्रूट था। तो इसको हमने बीच ट्रेनिंग में कोर्ट मार्शल कर दिया था। इसने कुछ गलती की थी जो फौज के अगेंस्ट थी, तो इसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इसको मैंने ही भर्ती किया था क्योंकि ये मेरे पोर्टर का बेटा था। जो घोड़ों से हमें राशन देते थे उसका बेटा था। तो कारगिल की लड़ाई में हमें बहुत इसके फादर ने मदद की थी। और ये अच्छी फैमिली से थे। इनके पिताजी पुश्तें फौज से लड़ी हुई थी। इन्होंने जब कश्मीर ने 1947 में हिंदुस्तान के ऊपर रेडर्स भेज के हमला किया था, तब भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो इस लड़के को हमने लिया था, बट इसने कुछ ऐसी गलतियां की जो फौज के अगेंस्ट था, जो हमारे आर्मी एक्ट और आर्मी रूल के अगेंस्ट इसको कर दिया। फिर उसके बाद मैं इससे बहुत नाराज था। फिर इसका भाई मेरे से स्टिल इन टच था, फिर इसको कोई काम देना था। सो मेरे को किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अप्रोच किया था कि सर आप यहाँ बहुत नौकरी कर चुके हो, मेरे को ऐसा एक, उन्होंने मेरे को एक टेम्पलेट दिया था कि इस तरह का लड़का चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास लड़का था, मैंने दे दिया, इसको ट्रेन किया और इसने बहुत अच्छा काम किया। आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करी, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में जिस तरह की स्पाइंग है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसमें कितनी स्पाइंग है और वो प्रोसेस क्या होता होगा? क्या आप लोग यू टैप इनटू informants from the other side, or you also send informants? See, intelligence is a daily procedure. Human int है, आपका नेटवर्किंग है, आपका जैसे आपने बोला टैपिंग इनटू एनिमीज, साइबर है, बहुत तरीका है। आप आजकल सैटेलाइट से कर रहे हो, ड्रोन से कर रहे हो। सो हमारे पास बहुत सारी महकमे हैं हिंदुस्तान के अंदर। कुछ MHA के अंडर आते हैं, कुछ MOD के अंदर आते हैं, कुछ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं। सो इनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दे एक्सचेंज नोट्स, दे एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। जैसे हमें पठानकोट अटैक का पता चल गया था, NSG की टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई थी। बल्कि एक अभी पठानकोट अटैक पे भी शायद एक फिल्म बनने का है, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अभी तक मुझे उसका मिला नहीं कुछ, बट हमारे को खबर थी। अभी आपने धुरंधर 1 देखी, उसमें जब 26/11 हुआ था जी, तो हमजा को पता लग गया था, बट उसको डेट नहीं पता चली थी। उसने वार्न कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई जो टेबल पे बैठा हुआ था उसने ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि डेटा तो आपको रोज 10-10, 15-15 पॉइंट आते रहते हैं। आप कैसे एनालाइज करते हो? यू टू कोलेक्ट डेटा, यू टू कलेक्ट एंड कोलेक्ट डेटा, एंड उसके बाद आप उसमें से फिर एक जूस निकाल के बता दो क्या हो सकता है। आपको सारे डॉट्स पॉइंट करने पड़ते हैं। जैसे आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा, एक पुलिस वाला बोर्ड लगा के पॉइंट्स गिन रहा है, वैसे कर रहा है, वो ज्वाइन करना पड़ता है आपको। सो इट्स ए हरकुलिस टास्क, इट्स ए 24/7 टास्क, इट्स नॉट ए इजी टास्क। एंड आजकल तो सिस्टम लाइक ये चीज है। अभी एक मेरठ में चोरी हुई थी बहुत बड़े आदमी की, तो उसको थ्रू डेटा चोरी पकड़ी गई उसकी, थ्रू द पुलिस। यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ के ADG साहब, उनके DSP, उनके SHO ने हमारी बड़ी मदद की। एंड उन्होंने थ्रू डेटा दे ट्रैक द थीफ एंड गॉट हिम आउट, दे गॉट एवरीथिंग। सो आजकल तो बहुत आसान हो गया है, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव पीपल ऑन द ग्राउंड कि हो क्या रहा है, कमरे के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप कमरे में नहीं जा पा रहे तो क्या करोगे? ठीक है, आपके सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, बट अंदर क्या हो रहा है? तो दिस इज हाउ यू प्लांट ह्यूमंस। सो ये किसी रूप में भी जाते हैं, कैसे जाते हैं आपने देख लिया। हर तरह का रोल करते हैं, हर तरह के सिस्टम में होते हैं। तो इट्स ए वेरी टीडियस एंड ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और धुरंधर में जो दिखाया है वो बहुत कैपेबल दिखाया है। एंड डायरेक्टर ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, रियली इम्प्रेसिव जी। द होल वर्ल्ड इज डिस्कसिंग। माय सन वाज वाचिंग फिल्म इन कनाडा, माय सन इज इन टोरंटो, ही गिव्स मी अ कॉल। पूछने वाला था कि क्योंकि इतना फौजी बैकग्राउंड है, तो बेटा जो है यस वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे चला? सर वो आप जैसा पढ़ाकू लड़का था। माय सन इज अंगद सिंह शाही, वेरी स्मार्ट एंड अ गुड बॉय, वेरी ओबीडिएंट एंड अ फैंटास्टिक बॉय। तो he did his economic honors from DU University. So अब फौज में क्या करेगा वो? अब हमने देख लिया रगड़ा। So he was keen, he wanted to become a fighter pilot, but मैंने कहा तू देख ले और भी कुछ कर ले, because yes हमने बहुत अपने देश के लिए कर लिया, तुम थोड़ा financially sound हो जाओ, because you are okay, you are a middle class, you live middle class life in the armed forces, though the armies pay you well, but then why not try some better world, try some other countries also.
सो वो आज सक्सेसफुल है, अच्छा काम कर रहा है, और उसने मेरे को फ़ोन किया कि आई एम सो हैप्पी टू सी योर नेम इन कनाडा. अरे सो धुरंधर में मेरा नाम आया, स्पेशली आफ्टर सो मेनी फिल्म्स. कहीं रिकग्निशन मिला, धुरंधर में मिला मुझे. ऑल थैंक्स टू आदित्य दर. सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि यस माई सन इज ऑल्सो वॉचिंग. माई रिलेटिव्स ने सबने देखी वहाँ पर, स्पेशली दे वेंट टू वॉच धुरंधर, बिकॉज ये फिल्म हर जगह चल रही है. हर जगह चल रही है. रणवीर सिंह से मौका मिला मिलने का? नहीं, मेरा बहुत कम इंटरेक्शन हुआ उनसे. ही वॉज ओनली बिजी इन हिज रोल एंड ही डिड अ फिनोमिनली गुड जॉब. फैंटास्टिक, वेरी गुड जॉब. आई एम श्योर. सर, अब थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी थोड़ा सा आपसे बात कर लें कि जब हमारे पास वॉर एक्सपर्ट मौजूद हैं, या तो जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी. आई नो. तो हमारे साथ जब कर्नल साहब हैं, जब एक फौजी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना उनसे उनका पर्सपेक्टिव लिया जाए कि जो दुनिया में चल रहा है उसका अंत कहाँ है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या है, और हम खुद कितने बारूद के ढेर पे बैठे हैं. कर्नल साहब, पिछले 1 साल को अगर ले लें तो बहुत कुछ हुआ है दुनिया, पर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अब दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यूएस इजराइल एक एक्सेस है और ईरान एक एक्सेस है, या और बहुत सारे लोग चपेटे में आ रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस वॉर एज अ expert in the defense matters? How do you see this particular war? How long will it last? सर, आई फील ये होना नहीं चाहिए था. हाँ, ये एक जिद है जिस पे हमला किया गया है. अब इसको आप तेल की लड़ाई बोलो, पेट्रो डॉलर की लड़ाई बोलो, इजराइल की लड़ाई बोलो, या इजराइल ने अमेरिका को इसके साथ घेरा है. ईरान ज़िद्दी देश है. वही हम हंसते हैं कि वो 80 साल के लोग ने बेचारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दिया. वहाँ का लीडर 70 का, उसका लीडर 80 का. दे हैड देयर ईगो. ये होना नहीं चाहिए था. ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, बिकॉज इससे बहुत दुनिया पे रिपरकशन होगा, बहुत दुनिया पे फ़र्क पड़ेगा. स्पेशली आजकल का यूथ जो बच्चा है वो सफ़र बहुत करेगा. जॉब्स नहीं होंगी आपके पास, महंगाई, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ऑयल. दुनिया का 20 to 30% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, ईरान से आता है. तो वो सब चीज़ों से आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. जॉब्स जा रही हैं आपकी, तेल नहीं मिलेगा आपका. एलपीजी 70% वहाँ से आता है. जो आप एलपीजी की प्रॉब्लम्स देख रहे हो, 70% ऑफ योर एलपीजी सप्लाई कम्स फ्रॉम दैट सेक्टर. सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर पॉकेट एंड रिलेशंस. अब शुरू तो हो गई है, अब इसका एंड नज़र नहीं आ रहा है. जैसे आपने पूछा इसका क्या फ्यूचर है, फ्यूचर ये है कि किसी ना किसी को बाहर निकलना पड़ेगा. आई डोंट सी ए गुड फ्यूचर इन टू दिस. 3 हफ्ते हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता चल सकती है. इसके बाद अगर चली तो पूरे वर्ल्ड में प्रेशर आ जाएगा. पूरा वर्ल्ड ही बोलेगा इजराइल एंड यूएस को कि आप बस करिए, इसको ख़त्म करिए. बिकॉज महंगाई ऑलरेडी, यूरोप में तेल महंगा हो चुका है. हर जगह. हम तो किस्मत वाले हैं हिंदुस्तान में कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अभी कुछ महंगा नहीं किया है. मैंने कल ही पेट्रोल भराया, उसी रेट पे मेरे को मिला है. मेरा सिलेंडर उसी रेट पर आया. मिनिमम सर 12%, मतलब दुनिया भर में मिनिमम 12%, देख लो, मैक्सिमम कुछ 35-40% जाएगा. जो भूखे नंगे देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान है, इनका तो ये तो घुटने टेक देंगे. ये तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे. हमारे पास फिर भी 25 से 30 दिन का स्टॉक है. वी हैव मेंटेन दैट. हमारी लीडरशिप बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छा काम कर रही है. जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम हिंदुस्तान को चला रही है, भारतीय जनता पार्टी, हैट्स ऑफ टू देम. आर MEA, आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आर होम मिनिस्टर, आर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपके जो डिप्लोमैट्स हर देशों में बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है. एक हिंदुस्तानी देश है जो शांत बैठा है, जहाँ पर दुनिया घूम रही है. हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम शूटिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ड्रोन नहीं आ रहा, कोई मिसाइल नहीं आ रहा. हमारी लड़ाई थी ऑप सिंदूर, बहुत मेच्योर लड़ाई थी. हमने 2-3 दिन में ठोक ठाक के बंद करा दिया. हम नहीं पीछे पड़े रहे. हमें बहुत लोगों ने बोला, आपने सुना होगा, अरे हमको तो POK लेना चाहिए था, हमें कंटिन्यू करना चाहिए था. दिस इज कॉल्ड मेच्योर लीडरशिप. हमारी लड़ाई उनसे सिर्फ टेररिज्म पे है. हमारी पाकिस्तान की सरकार से नहीं, उन सिविलियन से नहीं है. हमारी सिर्फ टेररिज्म थी. हमने उनके 9 टेररिज्म कैंप बर्बाद कर दिए पंजाब और POK में. उसके बाद उन्होंने दे ट्राई टू हिट अस. हमकी उनकी सारी की सारी मिसाइल्स और सब ड्रोन इंटरसेप्ट किए, और हमने 11 उनके एयरफील्ड तबाह कर दिए, जिसमें से अभी भी 3 से 4 एयरफील्ड्स में से काम फ्लाइटें नहीं उड़ रही हैं. अभी भी नो टाइम इशू हो रहा है वहाँ पे.
अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतने दिन बाद भी वो उसको नहीं कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला पाए। हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने बहुत बुरी तरह ठोका है, पाकिस्तान हिल गया है। तभी आपको पता चला कि उनका आर्मी चीफ फेल्ड मार्शल असीम मुनीर फेल्ड मार्शल असीम मुनीर यूएस भागा है। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया उसी दिन, साढ़े तीन के पहले। मैं जानता हूँ डीजीएमओ को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं। राजीव गई, अनदर ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट जर्नल। हमको रिक्वेस्ट किया है, लेकिन जो आजकल नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया का नैरेटिव है। वो अपने देशवासियों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं, जब से वो आज़ाद हुए 47 से आज तक बेवकूफ़ बनाते आए हैं, और आगे भी यही करते रहेंगे। तो यस, दिस वॉर वाज नॉट कॉल्ड फॉर, दिस वाज नॉट मेंट फॉर, ये होना नहीं चाहिए था। ईरान, यूएस एंड यस, ये 3 देशों की लड़ाई है, लेकिन इसके लपेटों में बाकी क्यों आए जो आपके पड़ोसी देश हैं? क्योंकि वहाँ पर एयर बेसिस थे यूएस के, जिसको ईरान ने टारगेट किया। ईरान एक बहुत तगड़ा देश है, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वेयरएज यूएस बिजी था। यूएस वेनेजुएला में बिजी था, यूएस चाइना के साथ बिजी है, इंडिया के साथ बिजी है, टैरिफ बढ़ा रहा है। उनकी सिर्फ उनको मालूम था हमारे को खतरा एक से है। क्योंकि अगर आप एक ईरान का अगर आप मैप दिखाना, आप इनको प्लीज़ व्यूअर्स को एक मैप मैं भी भेजूंगा आपको, प्लीज़ दिखाइए कि आप उसके अंदर ऐसा हमला नहीं कर सकते। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ समुंदर है। अमेरिका कैन नॉट पुट द बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो फौज नहीं भेज सकती अच्छी। सोल्जर्स उनके बहुत पैशनेट हैं। अमेरिकन फौज क्यों लड़ेगा? क्या दुश्मनी है उनकी? उनकी दुश्मनी ये थी कि हमारा तेल ये चाइना रशिया को इस रेट पे बेच रहे हैं, बल्कि हमारे थ्रू जाना चाहिए, पेट्रो डॉलर्स में जाना चाहिए। यही लड़ाई थी। एक प्रेसिडेंट की जिद थी, उसके कारण अब उनको समझ नहीं आ रहा, उनका जो नैरेटिव है, जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, वो उनको उल्टी पड़ गई है। सो दे आर कंफ्यूज व्हाट टू डू। $3 billion, यस, $3 billion इकोनॉमी होती है छोटे मोटे देशों की। आप ये छोड़ो, आपका मार्केट गिरेगा, आपकी महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हम तो फिर भी बहुत अच्छे देश हैं, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारे को तेल के सिवा बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तेल के लिए फिर भी है। एलपीजी प्रॉब्लम आएगी। हमारे पास गांव के तरीके हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गोबर वाला, तंदूर, गोबर का जो बनता है, कंडा, पाथी पंजाबी में बोलते हैं। जलाओ लकड़ी, जलाओ, खाना बनाओ। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन वहां तक हमारी नौबत नहीं आएगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन को बड़ी प्रॉब्लम आ रही, जो यूरोपियन देश हैं, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनको ज़्यादा, इनके पास क्या है? दे डोंट ग्रो मच, दे डोंट मैन्युफैक्चर मच। जो हिंदुस्तान बनाता है, इनके पास कहाँ है? सो इसका प्रेशर से यूएस पे प्रेशर जाएगा, इसराइल पे प्रेशर जाएगा कि इसको बंद करिए। पर फिर भी आप क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं जो अभी 3 हफ्तों में प्ले आउट हुआ है? उसके बेसिस पर क्या आप देख रहे हैं कि ईज आउट हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर्स, या अब क्योंकि इतनी ज़्यादा नाक घुस गई है कि अब हम पीछे भी नहीं हट सकते हैं? सी वही ईगो आ रही है ना, ईगो इज गेटिंग हर्ट। आई एम द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, हाउ कैन आई लूज? दिस इज द प्रॉब्लम। बट इसका सोल्यूशन निकलेगा, बिकॉज प्रेशर आ रहा है कंट्रीज से। अगर ये 4 हफ्ते से ज़्यादा चल गई, फिर तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर रन। देन आई टिल सितंबर तक चलेगी। इट विल गोना सर्वाइव टिल सितंबर, बिकॉज इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा ईरान का। 350 टारगेट उनके बर्बाद कर दिए हैं। अदर देन ऑयल उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो देश तैयार है भूखा रहने को, घास खा के लड़ाई लड़ने को, आप उनसे क्या लड़ सकते हो? आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिका, रशिया 10-10 साल रहे हैं, क्या अचीव कर पाए? जो आदमी गधे पे लड़के लड़ाई कर सकता है, चप्पल में जाके, उसको कोई मास्क बूट की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही लड़ने को तैयार है। वेयरएज आपका देश नहीं कर पाएगा। आप बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजोगे, आपको बहुत नुकसान होगा, कैजुअलिटीज होंगी। यस, आप शायद जीत जाओ, बट आप अकेले होगे। अभी अब 3 देश लड़ रहे हैं, इजराइल, यूएस एंड ईरान। बाकी कौन है? बाकी जिन पे जिन पे टारगेट हुआ है, उस पे उनके बेसेस थे, वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स थे, तभी उन्होंने वहाँ पे ड्रोन से मिसाइल मारे ईरान, जो अरब कंट्रीज। हाँ, जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर भी कर दिया। सो ये चलेगा। अगर ये नहीं जल्दी ख़त्म हो जाए तो संसार के लिए अच्छा है। अब आप देखो, हम एक पृथ्वी हैं और हम जा रहे हैं ब्रह्मांड में और पृथ्वियाँ ढूंढने। हम इस पृथ्वी को नहीं संभाल पा रहे, तो हम बाकी पृथ्वी लेके क्या करेंगे? सो ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। आपने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करी।
कन्वेंशनल वॉरफेयर में बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत मैटर करता था। ऐसा माना जा रहा था कि विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अब ट्रेडिशनल वॉरफेयर चेंज हो रहा है, लेकिन पिछली कुछ लड़ाइयों ने ये दिखा दिया है कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। आप खाली एयर पावर से जमींदोज नहीं कर सकते अपने दुश्मन को। आपका क्या मानना है द इम्पोर्टेंस ऑफ बूट्स ऑन ग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ how has the warfare changed actually? See, warfare has changed, no doubt about it. With just having 8 to 10 casualties America is having. I mean, you're just pressing the button. You have the longitudes and latitudes. ये व्यूअर्स को बताऊंगा, एक मानचित्र को डिवाइड किया जाता है, उस पर एक लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं, जिसमें ग्रिड रेफरेंस होता है। तो आपके सैटेलाइट्स हैं, वो आपको, आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने कहीं एक टारगेट दिया है, उस पर आपने एक मिसाइल या बम गिराना है, तो आपने सिर्फ वो फीड करना है, कोऑर्डिनेट्स फीड करने हैं और आपका मिसाइल वहीं चला जाएगा। इतनी एक्यूरेसी है। जैसे हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, उन्होंने बोला था हम साउथ पोल पे लैंड करेंगे, वो 150 मीटर उसी दायरे में हमने लैंड करके दिखा दिया, अपना एक स्पेस क्राफ्ट जो भी था कर दिया। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। येस, वॉरफेयर इज ऑल ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड AI विच इज हैपनिंग, बट बूट्स ऑन द ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ठीक है ईरान पे इतना हमला कर दिया, बट आपने लीडरशिप चेंज नहीं की। उनका एक लीडर गया, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा गया, तीसरा खड़ा हो गया। उन्होंने ऐसे 10 लीडर तैयार कर रखे हैं। उनकी जो अवाम है, किसने रेबेलियन नहीं किया, किसी ने कोई बोला नहीं कि हम मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मुझे प्रेसिडेंट बनाओ। वो तो वहीं के वहीं बैठे हैं। तो आपको देश के अंदर घुसना पड़ेगा टू चेंज द लीडरशिप। आप बाहर बैठे बैठे नहीं चेंज कर सकते। अगर आप उस देश में रेबेलियन भी कराना चाहते हो, वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। क्या करा पाओगे आप? आपने उनका सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। एयर, नेवी, 30-40 से जहाज उनके गिरा दिए, उनके बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर भी देश वो चल रहा है। आपकी लीडरशिप चेंज नहीं हुई है। सो बूट्स ऑन द ग्राउंड यही है। जो जैसे मैं इन्फेंट्री का सैनिक हूँ, आपको जवान लेके अंदर जाना पड़ेगा, आपको ज़मीनें कैप्चर करनी पड़ेगी, आपको उनके जो वनरेबल एरियाज, जो वनरेबल टारगेट है, उसको कैप्चर करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप को बर्बाद करना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आपके बंदे बैठेंगे, आप उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ोगे, तब आप लीडरशिप चेंज कर सकते हो। बाहर बैठे नहीं कर सकते। ठीक है, विक्ट्री इज योर्स, आपने पूरा एयर डोमिनेशन कर दिया। अभी ईरान का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पा रहा, बिकॉज दे मीन जैसे ही उड़ता है दे डिस्ट्रॉय देम। इजराइल इज पावरफुल, US इज पावरफुल, दे आर टेक्नोलॉजिकली मच एडवांस, बट ईरान इज इक्वली एडवांस ऑल्सो। दे आर स्टिल फायरिंग एंड देयर टारगेट्स, देयर मिसाइल्स आर हिटिंग टारगेट्स, देयर ड्रोन्स आर हिटिंग टारगेट्स। सो बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। ज़मीन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कारगिल की लड़ाई का दे देता हूँ। हमारे 520-19 जवान क्यों शहीद हुए? क्योंकि हमने वो ऑब्जेक्टिव पकड़ने थे। जो पहाड़ियाँ खाली थी, जब पाकिस्तानी आके उसमें बैठ गया तो उसको हमने पकड़नी थी। तो हमारे जवान खुद गए और पकड़ा। सर, बूट्स ऑन ग्राउंड तो हो गया। अब ये बताइए, एक बड़ा ही अहम सवाल ये उठता है कि एज अ कंट्री हिंदुस्तान का स्टैंड, बड़ी सारी नैरेटिव, अब सोशल मीडिया पर तो जानते हैं ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक नैरेटिव ये चल रहा है कि साहब बहुत ही ख़राब स्टैंड है, ना क्रिटिसाइज़ किया, ना किसी का साइड ले रहे हैं, और एक साइड है जो कह रहा है कि साहब बड़ा अच्छा स्टैंड है, हम सबके साथ काम कर रहे हैं। अभी ईरान ने हमारे 2 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने भी दिया है। तो हमारी डिप्लोमेसी बड़े अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि हम ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। हम किसी के साथ साइड लेके नहीं खड़े। हमको जहाँ इंटरेस्ट दिख रहा है हम उससे उस तरह से डील कर रहे हैं। एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट, हाउ डू यू सी इंडियाज स्टैंड इन दिस वॉर स्पेसिफिकली? ब्रिलियंट। आवर स्ट्रेटजी इज ब्रिलियंट। आप देखो, आप जहाँ भी हिंदुस्तानी फंसे हैं, आपकी एयरफोर्स, आपके अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, वहाँ से लोगों को निकाल के लाए हैं। कहीं भी हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो अभी ईरान हो, ईरान से भी लेके आ गए हैं। जहाँ जहाँ हमारे लोग फंसे हैं, वहाँ से हम लोग निकाल के लेके आए। कोविड के दौरान हम लेके आए हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी मनी, वी डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द पीपल। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। और एज ए देश को सबसे पॉपुलेट कंट्री है सर हमारा, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इसके लिए आपको और क्या चाहिए? कोई आपसे नाराज़ नहीं है। आपसे अमेरिका भी खुश है, आपसे चाइना भी है, आपसे रशिया भी चल रहा है अच्छा, आपसे ईरान भी है। ईरान से आपके शिप आने दे दिए, आपके पड़ोस में गुजरात और बॉम्बे में पोर्ट पे पहुंच गए। सो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन द लाइफ।
जी वही मैं बोल रहा था ना, हमारे डिप्लोमेट जो IAS के लिए बोलते हैं ना, इतना पढ़ना क्यों पड़ता है, व्हाई द क्रीम गोज, दिस इज द रीजन व्हाई क्रीम गोज देयर, बिकॉज दे हैंडल द नेशन सो वेल। सो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारी। हमारा सबसे वार्तालाप चल रहा है, हमारे यूक्रेन के भी साथ ठीक रिश्ते थे। हमने पूरी कोशिश की है कि आप मत करिए, ये वॉर रोक दीजिए, इससे देश का नुकसान है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा जो हमारे प्रधानमंत्री उनको तो ही डिजर्व्स अ नोबेल पीस प्राइज, बिकॉज जो भी लीडर है उन्हीं का नाम ले रहा है। any leadership is taking his name. Ki get Modi involved, get Prime Minister of India involved into this war. He can get you the answers. Because he can speak to Iran, he can speak to Israel. कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री हमारे इजराइल से आए थे, छिड़ गया। और जो ईरान की रूट्स हैं वो इंडिया में है। देवबंदी सेक्ट हमारे पास सबसे बड़ा है, एंड वी सपोर्ट देम, वी लुक आफ्टर देम। हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, तो उनका हमारा पूरा सपोर्ट है। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा भी है कि खोमेनी के एंसेस्टर्स आर फ्रॉम इंडिया। मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन रिसर्च, बट आई हैव रेड इट, बिकॉज दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड इज। एंड हमारे कितने ईरानी इंडिया में सेटल्ड हैं। हमारे कौन से रेस्टोरेंट हैं जो चलते हैं, चाय जो ईरानी रेस्टोरेंट, ईरानी चाय, हाँ कितना चलते हैं इंडिया में, ईरानी चाय तो बहुत फेमस है। तो उनके लोग सेटल्ड हैं, पूना में है, बॉम्बे में है, कितने हैं। सो हमारी लीडरशिप बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बैलेंस्ड है, एंड इसी तरह रहना चाहिए। बिकॉज युद्ध किसी देश के लिए भी नुकसान है। ये है एक ईगो जो सेटिस्फाई होती है, नहीं होती है, आपका नुकसान है। जमीन आप ले नहीं पाओगे तो आप उसको, आपने जो ईगो थी आपने, ये एक्चुअली इजराइल वांटेड दिस टू हैपन एंड दे हैव डन इट। अमेरिका को उन्होंने खींच लिया। दैट्स व्हाई ईरान, दैट्स व्हाई इटली, फ्रांस, ये सब न्यूट्रल थे। यूके ने पहले इन्वॉल्व नहीं हुआ। यूके केम लेटर, यस हम भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर दे देते हैं। सो हमारी जो लीडरशिप है, हिंदुस्तान की जो स्टैंडिंग है, बहुत अच्छी स्टैंडिंग है। और जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा हमने होल्ड किया हुआ है। अभी भी आपके अंदर शिप्स के अंदर आपको रॉ मटेरियल आ रहा है, आपको फ्यूल आ रहा है, LPG आ रही है। LPG मैंने बताया 70% आपको वहीं से आती है। LPG का आना बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान की, एंड आवर गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। दे हैव ओपन द डोर्स एवरीवेयर। सबसे वार्तालाप चल रहा है हमारा। सर बातें तो बहुत सारी, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ, मगर किससे कहें हम। एक पॉडकास्ट तो कम पड़ेगा, तो एक और हम लोग शेड्यूल करेंगे। एक बार धुरंधर 2 रिलीज हो जाए, जिसके लिए आप आए हैं, बताऊंगा, फिर मैं आपको फिर डेटा दे सकता हूँ, बिकॉज मैं कुछ चीजें नहीं बता सकता। आई हैव साइंड एन एग्रीमेंट। नहीं बिल्कुल, सो वो जरूरी होता है। एक बार वो रिलीज हो जाए तो फिर हम आपको आपके अतिथि होने का सुख हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को आप पक्का मेरी और आपकी फोटोज दिखाइए। और मैंने कुछ आपके वीडियोस खुद बनाए हुए हैं अपने मोबाइल से, जब आप एक्टिंग कर रहे हो, शूट कर रहे हो, जी, तो वो भी डालिएगा। सर वो एक बार फिर से मुझे मैं भेज दूंगा, प्लीज। मैं आपको भेजूंगा, एडेड बोनस। यस। और कुछ आपकी शेरशाह और अगर धुरंधर हाँ, मैं आपको व्यूअर्स को दिखाऊंगा, आप डालिएगा। जैसे जैसे हम कन्वर्जन कर रहे हैं, आप इनको दिखाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपसे वो डेटा हम ले लेंगे और उसको हम बीच बीच में इंसर्ट करते रहेंगे। हमसे संवाद करने के लिए, हमसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और हमें एक छोटी सी झलकी देने के लिए कि आपने धुरंधर में क्या किया या शेरशाह में क्या प्रोसेस रहा था, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्ट 2। नहीं, मैं भी आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आई मीन, यू आर ए वेरी वेल नोन फिगर, आपको सब जानते हैं, आपकी आवाज़ ने तो पूरा वर्ल्ड कैप्चर कर रखा है, एंड आई फील ऑनर्ड टू बी हियर। यस, मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, विक्रम ने क्या बताया, 8 टाइम SSB दिया है उन्होंने। सो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी ज़िंदगी में। 8 टाइम SSB मतलब कम से कम 2 से 3 साल, ज़िंदगी के 3 साल उस मेहनत पे लगाएं। SSB होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जब आप फौज में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप एक इंटरव्यू देते हो। तो देखो आज किस मुकाम पर खड़े हैं, ये अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। सो यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज जनरली हमारे जो व्यूअर्स हैं जनरली यंगस्टर्स ही होंगे, तो उनको ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आप मेहनत करते रहिए, आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ब्राइट है।
चिंता मत करें, यू आर इन सेफ हैंड, सेफ कंट्री, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड रिस्पेक्ट द डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर कंट्री. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद सर. थैंक यू. थैंक यू.